हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बीसीएम में। तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 12 की केमिस्ट्री का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरा लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आशा कर रहे होंगे कि हमारी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कल कुछ बचा था, आज उसी को कंप्लीट करेंगे। तो कल का लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम का परिभाषा तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब उसके जो संकेत और फार्मूले थे वो बच गए थे। तो आइए इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पी एस बराबर होता है एक्स ए इंटू पी ए प्लस एक्स बी प्लस सॉरी एक्स बी इंटू पी बी होता है। जो पी एस होता है विलयन का कुल दाब होता है। जो पी एस होता है विलयन का कुल दाब होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और जो पी ए होता है, पी ए के बारे में भी जान लेते हैं। जो पी ए होता है ए का आंशिक दाब होता है। ठीक, जो पी बी होता है बी का आंशिक दाब होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। सभी संकेतों को हम बारीकी से समझेंगे। ठीक, तो एक्स बी होता है बी का मोल प्रभाज होता है। जो एक्स बी होता है बी का मोल प्रभाज होता है, जो कि एक्स ए होता है ए का मोल प्रभाज होता है। ठीक है, आपका राउल्ट का नियम यही है। पी एस बराबर होता है एक्स ए इंटू पी ए प्लस एक्स बी इंटू पी बी होता है। ठीक, इस पे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए जानते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। तो आपका अगला टॉपिक है डाल्टन का नियम। तो आइए जानते हैं कि डाल्टन का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इस नियम में विलयन के ऊपर गैसीय अवस्था में अलग अलग गैसों के मोल प्रभाज की गणना की जाती है। कहने का मतलब होता है जो डाल्टन का नियम होता है इसमें अलग अलग गैसों के लिए मोल प्रभाज की गणना की जाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है पी ए बराबर होता है वाई ए इंटू पी एस। ठीक, अब पी बी बराबर होता है वाई बी इंटू पी एस। तो इन दोनों संकेतों का मतलब भी हम लोग इसी में जान लेंगे। ठीक है, इसका ओवरऑल फॉर्मूला होता है पी एस बराबर पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी। ये तो आपको पता होगा, कुल दाब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि इसका संकेत क्या होता है, वाई ए क्या होता है। पी एस तो आपको सभी को पता है, अब पी ए भी पता है। तो वाई ए के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। जो वाई ए होता है गैसीय अवस्था में ए का मोल प्रभाज होता है। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। तो आइए जान लेते हैं कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आदर्श विलयन। ठीक, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आपको तो राउल्ट के नियम का पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो आदर्श विलयन में जो फॉर्मूले होते हैं वो डेल्टा एच इक्वल 0 होता है, डेल्टा भी 0 होता है, जो कि डेल्टा एस ग्रेटर देन होता है 0 से। ठीक है, डेल्टा जी इसमें क्या होता है, निगेटिव में होता है, जबकि डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी में टॉपिक है जैसे आदर्श विलयन को पहचानेंगे कैसे। आप तो आदर्श विलयन तो पढ़ ही लिए कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो उसको पहचानने के लिए कुछ ट्रिक होते हैं। तो जो विलयन का नाम एक जैसा ही होता है वो आदर्श विलयन होता है। जैसे राम का श्याम, जैसे नाम मैच हो। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो एग्जाम्पल में इथाइल अल्कोहल व मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, फिर आता है क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन। जैसे बेंजीन बेंजीन समान है, आगे क्लोरो है उसमें ब्रोमो है। फिर एन हेक्सेन व एन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइन व इथाइल आयोडीड आयोडाइड। ठीक है, बेंजीन व टैलविन, इनका जो नाम है ना एक जैसा, जैसे एक समान है। जैसे इथाइल अल्कोहल व मिथाइल अल्कोहल, दोनों अल्कोहल है। समझ में आ रहा है ना?
दोनों अल्कोहल है, बस उसका नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एक जैसा ही है। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए इसका परिभाषा जान लेते हैं कि अनादर्श विलयन या और वास्तविक विलयन क्या होता है। तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब जो विलयन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है वह अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है पी ए नॉट इक्वल होता है एक्स ए और पी नॉट ए के। ठीक है, इसमें पी नॉट सॉरी पी बी जो नॉट इक्वल होता है ये भी होता है एक्स ए इंटू पी नॉट बी के। ठीक है, इसमें डेल्टा एच नॉट इक्वल 0 होता है और डेल्टा पी भी नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो द्रव ए और ए व द्रव बी व बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल ए बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल से ज्यादा होता है तो धनात्मक विचलन कहलाता है। कहने का मतलब होता है कोई दो पात्र में ए नाम का एक विलयन ले लिए और एक अलग पात्र में बी नाम का ले लिए, जो उनका मिक्सचर यदि ए बी के अंतर आणविक बल से क्या हो ज्यादा हो तब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें जो कुल दाब होता है वह दाब ए प्लस दाब बी से बड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आइए जानते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। तो अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जान लेते हैं ऐसे कौन से हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो द्रव ए व द्रव बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल ए बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल से कम होता है तब क्या धनात्मक ऋणात्मक विचलन कहलाता है। यहाँ गलती से लिखा गया है धनात्मक विचलन, उसे काटकर आप ऋणात्मक विचलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी ना। ठीक है, जैसे दो पात्र ले लिए, एक में ए का विलयन ले लिए और एक में बी का विलयन ले लिए। ठीक है, और दोनों को मिलाकर हम एक ए बी का विलयन तैयार कर लिए। यदि ए और बी के बीच जो लगने वाला अंतर आणविक बल है वो ए बी यानी जो मिलाए हुए जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका अंतर आणविक बल यदि कम होगा उन दोनों से तब क्या वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। जो पीएस होता है जो कुल दाब होता है वह कम होता है पीए प्लस पीबी के, यानी दोनों के दाब से क्या होता है वो कम होता है कुल दाब। ठीक है, यहाँ धनात्मक विचलन को काटकर ऋणात्मक विचलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।